मैं हूँ घटोत्कच, मुझे मेरी मैया ने पाला। मैं हूँ दुनिया में सबसे निराला। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे बेटा? आज की क्लास में हम करेंगे पोल साइंस। पोल साइंस का जो सबसे लास्ट चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एकदम पढ़ा दूंगा, जूस बना के पिला दूंगा। तो पिला दो जूस। चलो भाई, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर कौन सा है बेटा? चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा चैप्टर बेटा? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है सर? बता दो सर। तो देखो बेटा, इस चैप्टर में अपन को बेसिकली जो है ना, वो तीन चीजें पढ़नी है, यानी डेमोक्रेसी के तीन आउटकम्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डेमोक्रेसी एंड द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के अपन को तीन आउटकम्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बेटा पॉलिटिकल आउटकम, एक पढ़ना है बेटा सोशल आउटकम, और एक इकोनॉमिक आउटकम। ये तीन आउटकम्स, और जैसे ही ये तीन आउटकम्स बेटा खत्म हो जाएंगे, वैसे ही हमारा ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा, नोटी सा, क्यूटी सा चैप्टर भी क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेसी क्या होती है, और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या अंतर होता है। तो सर, डेमोक्रेसी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। सर भाया, मैं तो डेमोक्रेसी बचपन से पढ़ते आ रही हूँ भाया। देखो ध्यान से, डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जैसे तुम बेटा ऑफ द डैश, बाय द डैश और फॉर द डैश हो, वैसे ही डेमोक्रेसी भी बेटा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है। और ये बात सबसे पहली बार बेटा, सबसे पहली बार मैंने बोली थी, और मेरे सुनते ही अब्राहम लिंकन ने दूसरी बार बोली थी। और अब्राहम लिंकन ने जोर से बोली थी तो वो हिट हो गए, और चूंकि मैंने धीरे बोला था तो मेरा नाम कोई नहीं जानता है। तो याद रखना बेटा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है? और बोला किसने था सबसे पहले? अब्राहम लिंकन ने। किसने बोला था बेटा? अब्राहम लिंकन। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता यही है बेटा, कि हम लोग ना अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं, हम लोग अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। तो ये एक बात आप लोग याद रखना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोग जो है वो वोट देके गवर्नमेंट को चूज करते हैं। अब आता है बेटा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट रूल बाय लीडरशिप अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर सोशल पॉलिटिकल फैक्टर। एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो लीडरशिप होती है वो अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ होती है, और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। उसे कहते हैं बेटा डिक्टेटरशिप, एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह बेटा गवर्नमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है? तो याद रखना कि ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल बाय लीडरशिप, अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, जिसके ऊपर कोई भी लॉ का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दो चीजें आपको समझ में आ गई बेटा? तो इन दोनों चीजों को जल्दी से आंसर ले लो। अगले स्लाइड में क्या पढ़ेंगे बेटा? अब अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अपन को यहाँ पे कंपैरिजन करना है। जैसे तुम्हारे घर पे डेली कंपैरिजन होता होगा, देख ले शर्मा जी के लड़के को, सुबह उठ के स्कूल चला जाता है, टाइम पे होमवर्क करता है, दिन भर सोया रहता है, पता नहीं फोन में क्या क्या देखता रहता है कुंडी बंद करके। ठीक है? तो वैसे ही बट कंपैरिजन करेंगे हमेशा। कंपैरिजन क्या करेंगे कि हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से कैसे अच्छी है। ये एक जनरल कंपैरिजन इस चैप्टर में अपन करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से कैसे अच्छी है। तो देखो बेटा ध्यान से, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज प्रेफरेबल एंड सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया में बेटा बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अब ना एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि दुनिया की हर एक गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक बनती जा रही है। दुनिया का हर देश डेमोक्रेटिक बनता जा रहा है। क्यों बेटा? उसके पीछे कुछ रीजंस है, वो रीजंस देखो, समझो क्या क्या है। पहला, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी को प्रमोट करती है। सिटीजन्स के अंदर बेटा इक्वालिटी को प्रमोट करती है। समझ में आया बेटा कि सब लोग एक जैसे हैं? डेमोक्रेटिक नेशन कहती है कि सब लोग एक जैसे। दूसरा, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कहती है कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी है। डिग्निटी मतलब होता है रेस्पेक्ट है। भले बेटा तुम्हारे घर में तुम्हारी रेस्पेक्ट ना हो, लेकिन अगर तुम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हो, उस गवर्नमेंट के अंदर तुम्हारा रेस्पेक्ट है, तुम्हारे वोट की कीमत है। जिस दिन तुम्हारा वोट आएगा तो धड़ से गिर जाते हैं नेता तुम्हारे ऊपर, कहते हैं भाई बाप वोट दीजिए, माई बाप आपके वोट से ही जीतेंगे माई बाप। समझ रहे हो? तो डिग्निटी,
डिग्निटी देती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिग्निटी मतलब होता है रेस्पेक्ट। और पुष्पा बाऊ को रेस्पेक्ट बहुत प्यारी है, तो रेस्पेक्ट मिलती है तुम्हें। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेटा एक और बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें रेस्पेक्ट तो मिलती है, तुम्हें इक्वालिटी भी मिलती है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिसीजन मेकिंग होती है बेटा, वो बाकी गवर्नमेंट से बहुत बेस्ट होती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन बेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से लोगों से कंसल्टेशन के बाद वो फैसले लिए जाते हैं। एक लॉन्ग टाइम लग जाता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद से फैसले लिए जाते हैं, तो वो फैसले सबसे बेस्ट होते हैं। It provides a method of resolve conflict. It provides a method to resolve conflict. मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर दो सोशल ग्रुप्स आपस में लड़ते भी हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है जो क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक मेथड देती है। बाकी जगहों पे क्या है बेटा, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो लोग मर जाते हैं और सिविल वॉर हो जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व का एक तरीका देती है, इसलिए अच्छी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अगर लेट सपोज कोई गलती कर भी देती है, तो भी एक रूम होता है। रूम मतलब क्या होता है बेटा, एक चांस होता है कि वो अपने करेक्ट मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेती है। मिस्टेक्स को करेक्ट करने का चांस होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स काउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब ये क्या है सर, क्या बोल दिया इंग्लिश में, सर इतनी इंग्लिश नहीं आती सर। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी आप लोग बेटा ये याद कर लेना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से इसलिए अच्छी है क्योंकि वहां पे इक्वालिटी मिलती है, वहां पे डिग्निटी मिलती है, वहां पे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, वहां पे बेटा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं, मिस्टेक्स करेक्ट करने का बेटा रूम होता है। सर कौन सा रूम होता है, बेडरूम या वॉशरूम? बेटा ये रूम मतलब होता है चांस। और ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव होती है, और इस कारण से बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी सारी गवर्नमेंट से अच्छी है। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखो कुछ सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिले, अलग अलग स्लाइड्स पे मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे, इनका आंसर स्लाइड पे ही लिखा रहता है। और दो तरीके बताने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अच्छी हो जाए। और अच्छी होने के बेटा दो तरीके आप लोग ऐसे दिमाग में सोच के बताओगे, कौन से होते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छा करने के लिए रेगुलर इलेक्शंस किए जा सकते हैं, रेगुलर इलेक्शंस किए जा सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है दिमाग से। और दूसरा भी नहीं बताऊंगा कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और तीसरा तो बिल्कुल ही नहीं बता रहा, बिल्कुल नहीं बता रहा, तुम्हारी कसम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मर जाऊंगा नहीं बताऊंगा तीसरा। तीसरा क्या हो जाएगा सर? तीसरा हो जाएगा कि एजुकेटेड लोगों को चांस मिलना चाहिए, एजुकेटेड पीपल शुड कम। फिर क्या मतलब सर, मतलब मैं नहीं आऊंगा पॉलिटिक्स में? शुड कम इन पॉलिटिक्स। तो ऐसे करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और अच्छा किया जा सकता है। फील्ड्स इन विच डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। ठीक है, देखो बेटा हर चीज में ना अच्छाई और बुराई दोनों होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज में तुम बुरे हो, लाख बुरे हो, लेकिन कोई ना कोई तो अच्छाई होगी तुम्हारे अंदर, कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, उसको खोजो। और नहीं खोज पा रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, सोनू कुमार 0504। चलो भैया, तो डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप अब हमें देखनी है कि डिक्टेटरशिप जो है वो डेमोक्रेसी से कैसे अच्छी है। कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जहां पर डिक्टेटरशिप वाकई में ही अच्छी होती है, तो उन फील्ड्स को अपन को आंसर करना है। देखो बेटा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग होती है। एक बात यह है कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है। सर स्ट्रांग का क्या मतलब है, हॉर्लिक्स पीती है क्या? नहीं बेटा, स्ट्रांग मतलब हॉर्लिक्स नहीं पीती। स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि डिक्टेटरशिप में जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कभी गिरती नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में अभी ये आदमी प्राइम मिनिस्टर है, कल ना भी हो सकता है और परसों नहीं था। जैसे आज से 10 साल पहले मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अभी हैं, आगे हो सकता है कोई और बन जाए। तो गवर्नमेंट हमेशा चेंज होती रहती है, कहां पे? डेमोक्रेसी में। लेकिन डिक्टेटरशिप में, वो अपने चाइना में है ना, एक वो अपना मोमोज जैसा क्या नाम है उसका, सिंजांगजुंग, सी जिनपिंग। तो वो पहले भी था, अभी भी है, और जब तक नहीं मरेगा तब तक रहेगा। क्या कहती है, डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है। समझ में आया? अब स्ट्रांग का मतलब भी समझ में आ गया होगा। दूसरा बेटा, स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, स्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट के पास, यानी गवर्नमेंट कभी जाती नहीं है, स्टेबल रहती है, हमेशा एक ही आदमी हमेशा रहता है। समझे? गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता। गवर्नमेंट इज लेस एक्सपेंसिव,
लेस एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट लेस एक्सपेंसिव होती है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है बेटा, गवर्नमेंट को बनने में, गवर्नमेंट को बिगड़ने में कितने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? एक बार गवर्नमेंट बन गई तो अब लंबे टाइम तक वही गवर्नमेंट रहेगी, कोई खर्चा खुर्चा नहीं होगा। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम अपने ऊपर खर्च करें, प्रचार पे खर्च करें, ताकि गवर्नमेंट में हमेशा बने रहें। और लास्ट पॉइंट बेटा, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजंस बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। डिसीजंस आर टेकन क्विकली, क्योंकि उन्हें किसी से पूछना ही नहीं होता। उन्होंने सपना देखा कि आज ये काम करना है। आज हम लोग क्या करते हैं ना, कि ये इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट को उखाड़ के और इसको बिहार में लगा देते हैं, और वो 2 मिनट में हो भी जाएगा बेटा, हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि इलॉजिकल बातें कर रहा है मास्टर, लेकिन हो जाता है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में। समझ रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं समझ रहे, नहीं नहीं समझ रहे, प्यारी समझ गई। तो देखो बेटा, ठीक है, तो डिसीजंस काफी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से अच्छी है। क्या, सॉरी, डेमोक्रेटिक नहीं, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। क्यों? डिसीजन जल्दी हो जाते हैं, लेस एक्सपेंसिव गवर्नमेंट होती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है। और एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आ चुका है। आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ बकवास, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, बट फेल्ट नॉट टू बी सो गुड इन प्रैक्टिस। कह रहा है कि डेमोक्रेटिक कहने को तो अच्छा है, कहने को तो जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं है जितने अच्छे दिखते हैं। ये डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली तुम्हें डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की तारीफें करनी है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच फील्ड द अचीवमेंट्स ऑफ डिक्टेटरशिप इज बेटर देन दैट ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप लोग बता देना, दीज आर द फील्ड्स, दीज आर द फील्ड्स। आगे बढ़ जाए, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा, जैसे आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अपनों को 3 तरह के आउटकम्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल आउटकम्स, सोशल आउटकम्स, और इकोनॉमिक आउटकम्स। अब हमारा पहला आउटकम स्टार्ट होता है बेटा, कौन सा? पॉलिटिकल आउटकम। और पॉलिटिकल आउटकम बेटा, 3 पॉलिटिकल आउटकम्स होते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 3 तरह के पॉलिटिकल आउटकम्स को प्रोड्यूस करती है। पहला, अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। दूसरा, रिस्पॉन्सिव, और तीसरा, लेजिटिमेट। अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट, 3 तरह की चीजें बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है। अब ये 3 दैत्य कौन है भैया? तो ये 3 दैत्य मैं बताऊंगा कौन है, आगे की स्लाइड में बताएंगे। तो सबसे पहले समझो बेटा, अकाउंटेबल क्या होता है। 3 चीजें यहाँ पे ना, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे छूट गया था, तो आप यहाँ को ट्रांसपेरेंसी भी एक पॉइंट लिख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल और लेजिटिमेट, ये 3 चीजें अपन को पढ़नी होती है। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिव को मैं ना थोड़ी देर के लिए ऐसे काट दिया। ठीक है, चल भाई। तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट क्या होती है सर? व्हाट इज दिस ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट? हमने तो ट्रांसपेरेंट ग्लास समझा था, गवर्नमेंट भी ट्रांसपेरेंट होती है क्या सर? सब कुछ दिखता है क्या सर, आगे ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से? नहीं, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट उसे नहीं कहते। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देखो क्या होती है। इन अ डेमोक्रेसी, decision making in the government is based on norms and procedures. If a citizen wants to know the process of decision making, he may know. In India, it is possible by the right of information passed in Indian Parliament. बेटा देखो, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट वो होती है जो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, तो डिसीजन कैसे हुआ, किस आदमी ने लिया, क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो हुए, वो तुम्हें बताए। वो गवर्नमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे लेट सपोज, एक एग्जांपल से बताता हूँ, कि कल को गवर्नमेंट एक बिल पास करे कि 10th क्लास के बोर्ड्स के एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट लेट सपोज एक बिल पास करते कि 10th क्लास में बोर्ड्स के एग्जाम नहीं होंगे, 10th क्लास में आज से बोर्ड के एग्जाम ही नहीं होंगे। अगर किसी आदमी ने सोचा कि किस बेवकूफ के डिसीजन था ये, तो वो आदमी क्या कर सकता है ना, जान सकता है इस बात को। वो क्या करेगा, एक ना आरटीआई होती है, आरटीआई मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन डाल के पूरे प्रोसेस को समझ सकता है कि सबसे पहले ये बात किसने बोली थी, फिर कौन कौन से प्रोसेस पास हुए, क्या ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ कि नहीं पास हुआ, किस सेक्रेटरी ने ये बात बोली थी, मतलब कौन सा वो ऑफिसर था।
और आरटीआई में वो डालेगा तो सारी चीजें उसको बता दी जाएंगी कि भैया फलाना 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 लोगों ने बोला था और फलाना फलाना लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और ऐसे करके ये बिल पास हो। तो समझ रहे हो कोई भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया और लोग जो है आम लोग जो थे मैंगो मैन जो थे उनको इजीली पता चल गया कि किसने किसने ये फैसले में इन्वॉल्वमेंट था और किसने किसने नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट थी। अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो मार के मोर बना देते पूछने पे। समझ रहे हो? तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटा ट्रांसपेरेंट होती है। और इंडिया में ट्रांसपेरेंसी कैसे लागू होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन से। राइट टू इंफॉर्मेशन बेटा कब कानून बना था? 2005 में। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन नाम का कानून बना था। इस राइट टू इंफॉर्मेशन से तुम सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो। इवन तुम ये भी पूछ सकते हो कि हमारे मोदी जी जो हवाई जहाज यूज करते हैं, जो चश्मा पहनते हैं, दिन में कितने घंटे सोते हैं, तो हर चीज तुम गवर्नमेंट की डिटेल हर कुछ जान सकते हो। कितने घंटे काम करते हैं, सैलरी कितनी मिलती है उनको, ये सब चीजें आप जान सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाती है। दूसरी क्या है बेटा? अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी होती है। An accountable government is answerable to its citizen. It is responsible for all the decisions it makes on behalf of its citizens. Accountable government का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा बेटा लोगों के लिए आंसरेबल होती है। मतलब जो भी डिसीजंस लेती है उसके लिए फिर लोगों के लिए आंसरेबल भी होती है। सर समझ में नहीं आया सर। अरे देखो, जब कोविड टाइम आया था तो हम लोग देख रहे थे गवर्नमेंट क्या कर रही थी। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी कि इतने लोग डेथ हुए, इतने ऑक्सीजन पहुंच चुके हैं, सब कुछ बता रही थी। क्यों बता रही थी भाई? ऐसा है क्या? कोई पूछ रहा था क्या? हाँ जी बताया नहीं आज आपने? हाँ नहीं टीवी पे आओ जी, हाँ मैं टीवी पे देखूंगा आप। ऐसा तो है नहीं। क्यों कर रही थी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इसलिए कर रही थी क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा आंसरेबल होती है। और फिर प्रेस में लोग सवाल भी पूछ रहे थे, सर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, आप क्या कर रहे हो? उन्हें बता रही थी गवर्नमेंट की देखो जी हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटा हमेशा अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल मतलब होता है आंसरेबल होती है। ठीक है, और लास्ट है बेटा लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ये बेटा लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है? तो वह गवर्नमेंट, और लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है उसे कहते हैं बेटा लेजिटिमेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट बनती है, अभी जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसे थोड़ी है कि कौवा उड़ चिड़ई उड़ हुआ लोगों के बीच में और मोदी जी जीत गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने बोला देखो जी मैं तो जीत गया, जीत गया। ऐसा तो नहीं हुआ था। हुआ क्या था? एक पूरा प्रोसेस हुआ था, इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस में उनको ज्यादा वोट मिले और वो पीएम बने। तो ये एक प्रोसेस जो था ना, ये एक सही प्रोसेस था या गलत प्रोसेस था? तो ये टोटली सही प्रोसेस था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। यानी उसको ना जब चुना जाता है, यानी जब उस गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। समझे बेटा? तो ये अपने 3 आउटकम्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट मतलब हम कुछ भी जान सकते हैं। अकाउंटेबल होती है, अकाउंटेबल मतलब वो जो भी डिसीजंस लेती है उसके अच्छे इंपैक्ट पड़े या बुरे इंपैक्ट पड़े। गवर्नमेंट हमेशा ही क्या करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और आंसर करती है लोगों के क्वेश्चंस का। और तीसरा लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही तरीके से बनती है, ऐसे नहीं कैसे भी बन गई। सही तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग। तो ये तीनों चीजें बेटा आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट द पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। याद है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो आपको ये पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन से चीजों को जान सकते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट। तो आप लोग अगर इसको समझ पाओगे तो अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। अगला है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशियंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है और क्या इफेक्टिव होती है? एफिशिएंट और इफेक्टिव का मतलब होता है कि क्या काम तो कर रही है, क्या अच्छे से काम कर रही है, क्या जल्दी जल्दी काम कर रही है। इमेजिन दैट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। आपको पता है बेटा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन धीरे धीरे आते हैं। जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें डिसीजन जल्दी आ जाता है। बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। लेकिन ये भी होता है बेटा कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट उसमें डिसीजन जल्दी आ जाती है, नो डाउट जल्दी आ जाती है। बट दिक्कत क्या होता है कि उन डिसीजंस का ना लोगों के ऊपर बैड इंपैक्ट भी पड़ सकता है और मोस्टली पड़ता भी है। ठीक है,
बट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा किस चीज पे डिपेंड है बेटा? डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा डेलिबरेशन मतलब डिस्कशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन तभी होगा जब डिस्कशन होगा। नेगोशिएशंस होते हैं, अलग अलग पॉइंट पार्टी से पूछा जाता है। पार्टीज मतलब जो लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे वो बोर्ड एग्जाम कैंसिल वाला, हर गवर्नमेंट को बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने होते हैं ना। ये नहीं कि सुबह उठा और उसने बोला मैं सपने में देखा था कि बोर्ड एग्जाम अगर होंगे तो टेररिस्ट अटैक हो जाएगा तो मैं कैंसिल करता हूँ। ऐसा नहीं होता बेटा। क्या होता है कि अगर बोर्ड एग्जाम सच में कैंसिल करने हैं तो वो सारे लोग जो इस डिसीजन से अफेक्टिव होंगे, जैसे स्टूडेंट्स, ट्यूशन वाले कुछ लोग, स्कूल के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ पेरेंट्स, सबको बुलाया जाता है और सबसे पूछा जाता है। एक डेलिब्रेशन होता है, एक नेगोशिएशन होता है और इसमें टाइम लग जाता है। बट क्या होता है बेटा, तो सम डिले इज बाउंड टू हैपन। तो डिले तो पक्का होता ही होता है, लेकिन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट द डिसीजन। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड द प्रोसीजर, its decision may be both more acceptable to the people and more effective। लेकिन क्या होता है ना, ये डिसीजन जो डिले होता है बेटा, इस डिले से क्या होता है कि जो भी डिसीजन आते हैं वो सबको एक्सेप्टेबल होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? सबसे पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल लेट्स सपोज तुम्हारे पापा ने ऐसे फोन करके बोला कि यार ना वो ना तेरे लिए ना तेरे लिए ना एक साइकिल ले ली है और ना वो ना लड़कियों वाली साइकिल है, तो तुम रोने लगोगे। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ बैठे और बैठ के बोले कि देख बेटा, बात यह है ना कि तुझे ना जो गियर वाली साइकिल चाहिए ना वो बहुत महंगी है और मेरे पास पैसे कम है, तू बोल तो कुछ और देख ले। और फिर ऐसे बात करके तुम लोग एक डिसीजन पे पहुंचते हो कि चलो पापा वो वाली साइकिल दिला देना मुझे जो कि सस्ती है। तुम्हें भी वो डिसीजन एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन वो डिसीजन काफी लेट से आए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सेम ऐसा ही होता है, उसमें अलग अलग पार्टीज से क्या किया जाता है? डेलिबरेशन। बेटा इस लाइन को मैं बार बार मार्क कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में यही वाला वर्ड्स आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। हाउ? क्वेश्चन आता है बेटा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ और आर्गुमेंट्स। ऐसे करके बेटा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हारे पास ना बेटा इनफ वर्ड्स होने चाहिए। तुम ऐसे वाले जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ ना, ये साइकिल वाले एग्जांपल्स, ये तुम वहां पे लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब तुम अपने एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखोगे ना, तो क्या होगा कि एग्जामिनर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो याद रखना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन करती है। तुम्हारे साथ पूछेगी, ये बोलना ये वाली साइकिल दिला दूं क्या? ये बोलना ये वाली साइकिल दिला दूं क्या? पैसे नहीं है मेरे पास। तो नहीं बाबा, मैं रोने लग जाऊंगा। कहता, अच्छा चल ठीक है, ठीक है, चल ठीक है, 500 रुपये और लगा, चल ना तेरी ना मेरी, 500 रुपये और लगाता हूँ और दूसरी साइकिल दिलवा देता हूँ। तो जो तुम्हें चाहिए वो भी नहीं मिल पाता और थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक चीजें तुम्हें मिल जाती है, तो एक्सेप्टेबल तुम्हें हो जाता है। लेकिन अगर लेट सपोज कि अचानक से ही बोल देते कि तेरे लिए एक फटीचर साइकिल खरीद के लेकर आ गया हूँ, तो तुम ऐसे ही नहीं रोने लग जाते? क्या आदमी हो यार आप पापा। तो वही बात है बेटा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजंस लेट आते हैं, बट वो डिसीजन सबको एक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा? डिलिब्रेशन और नेगोशिएशन होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट गवर्नमेंट है। बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइडवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने आदमी थे? दो थे सरकार, फिर भी वापस आ गए। बेटा याद रखना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज स्लो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफी स्लो होती है। स्लो मतलब क्या? भागती नहीं है, मतलब कि डिसीजन लेट से आते हैं, अभी तो बताया था। दूसरा, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज क्विक। वहां पर डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव टू फॉलो द सर्टेन प्रोसीजर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रोसीजर्स का फॉलो करना पड़ता है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन इज फास्ट। उसमें डिसीजन बहुत ही जल्दी लागू कर दिए जाते हैं। इसमें डिसीजन को लागू करने में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है? डिसीजन एक बार बना फट से
इम्प्लीमेंट हो गया। तीसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा नेगोशिएशन होते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी फिक्स प्रोसीजर नहीं होता, कोई भी डेलिब्रेशन नहीं होता। पब्लिक जाए भाड़ में, अपना काम बनता, और भाड़ में जाए जनता। दिस इज द बेटा मोटो ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दिस इज द मोटो ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ऐसे करके बेटा हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सारे पॉलिटिकल आउटकम्स खत्म कर लिए। अब क्या रह रहा है सर? अब रह रहा है इकोनॉमिक आउटकम सर। इकोनॉमिक आउटकम देखो बेटा, इकोनॉमिक आउटकम क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमी के फील्ड में क्या करती है? तो उस देश की इकोनॉमी ग्रोथ कराती है, डेवलपमेंट कराती है, गरीबी कम कराती है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को खत्म करती है। मतलब जो भेदभाव है लोगों के बीच में, उसको कम करने की कोशिश करती है। ये सारे बेटा क्या है इसके? इकोनॉमिक आउटकम्स हैं। कौन कौन से बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ कराती है, डेवलपमेंट कराती है, और पॉवर्टी को रिडक्ट कराती है, और साथ ही इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस कराती है। इनइक्वालिटी मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव बेटा, वड़ा पाव नहीं, भेदभाव। अच्छे से सुनना, समझ में आया? तो ये बेटा आउटकम्स होते हैं क्या, कि ये काम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमी फील्ड में करती है। क्वेश्चन है बेटा कि किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कोई भी देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। वो चीजें क्या है? पहली चीज है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिस देश का, अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ मुश्किल होगा, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। दूसरा, उस देश के साइज पे डिपेंड करता है। बड़ा देश होगा तो रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी से हो पाएगा। तो साइज पे डिपेंड करता है। तीसरा, नेचुरल रिसोर्सेज, उस देश के पास कितने मिनरल्स हैं, कितना सोना है, कितना पेट्रोलियम है, उस पर डिपेंड करता है, नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ फैक्टर, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। सर ये क्या लिखा है सर? रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज मतलब उस देश के दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है बेटा। इस बात पे डिपेंड करता है बेटा कि कोई भी देश इकोनॉमिक ग्रोथ करता है कि नहीं करता है। ठीक है। ग्लोबल सिचुएशन, हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ बेटा ग्लोबल सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे पड़ोसी देश आपस में एक दूसरे को मारने काटने को रेडी हो, एक दूसरे को दांत काटने को रेडी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम कहाँ से आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे ना। जैसे मान लो तुम एक घर में रह के पढ़ाई कर रहे हो, और पड़ोसी एक दूसरे के ऊपर कोई बाल्टी, मैं तेरे मुंह पे पानी का ग्लास फेंक के मारूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसी चीजें अगर बेटा पड़ोसी में बात करेंगे, तुम कैसे पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे, ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाओगे। वैसे ही ग्लोबल सिचुएशन, यानी कि अगर दुनिया के देश किस कंडीशन में है, इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा कि नहीं। ग्लोबल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बता, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करेगा इंडिया का इकोनॉमी। 100% डिपेंड करेगा। अभी कोरोना आ गया, कोरोना ने क्या किया? इकोनॉमी को स्लो कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरी ग्लोबल सिचुएशन है, कोरोना वायरस एक ग्लोबल सिचुएशन। ठीक है। छठा, जियोग्राफिकल पोजीशन, कौन सा देश किस जगह पे है, इस बात पे भी उसका इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। अपना इंडिया जो है इंडियन ओशियन में सबसे ऊपर है, इंडियन ओशियन में सबसे ऊपर, इंडियन ओशियन में सबसे ऊपर है। ठीक है। तो अपना देश इंडियन ओशियन में सबसे ऊपर है, और इंडियन ओशियन में ऊपर होने के कारण अपने देश को फायदा होता है। क्या होता है बेटा? फायदा होता है। तो जियोग्राफिकल पोजीशन भी डिपेंड करता है, तुम कहाँ पे हो, इस बात का तुम्हें डिपेंड करता है तुम्हारे आगे बढ़ने पे। ठीक है। और बेटा सातवां पॉइंट हो जाएगा, तुम्हारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उस चीज पे भी तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। तो ये बेटा 7 रीजन हो गए, फॉलो फॉर अ रीजन। 7 क्वेश्चन हो गए, ये बेटा 7 पॉइंट्स हो गए, फॉलो फॉर अ रीजन। तो ये आप लोग याद कर लेना बेटा, जितने भी धोनी के फैंस है सारे याद कर लेंगे सातों पॉइंट्स, और जो विराट के फैंस है वो सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करेंगे, है ना? तो कर लोगे? बताओ, किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इन 7 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ जाऊं क्या? नहीं सर, आप हमें छोड़ के मत जाओ सर, मेरे को हमेशा छोड़ के चले जाते हैं, सब कोई चला जाता है मुझे छोड़ के। देखो, अब देखते हैं बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स लाइक डैश 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 डैश। However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible. Overall, we cannot say that democracy is guarantee of economic development.
बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन। क्योंकि बेटा होता क्या है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात आती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात आती है तो जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में भी इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट होती है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज्यादा होता है, बहुत तेजी से होता है। जैसे एग्जांपल में देख लो चाइना, चाइना इंडिया से बहुत आगे बढ़ रहा है। चाइना में डिक्टेटरशिप है, इसके बावजूद भी चाइना से दुचुक से आगे बढ़ रहा है। और अपना इंडिया जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे डुम 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 डुम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा जैसे अगर डेमोक्रेटिक है तो बहुत तेजी से जूम से आगे बढ़ जाओगे, नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं होने वाला, धीरे धीरे ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, समझ में आया? तो एक बात याद रखना कि डेमोक्रेसी कभी गारंटी नहीं देती इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, डेमोक्रेसी कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देती है। अब अगले वाले स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अगले वाले स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगा मैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में फेल क्यों हो जाती है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बेटा कौन सी गवर्नमेंट आगे रहती है, किसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से होता है, तेजी से किसमें होता है भाई, तो तेजी से किसमें होता है बेटा, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में। किसमें होता है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है, ठीक है? धीरे होता है मतलब। तो डिक्टेटरशिप में तो तेजी से होता है, ऐसे zoom। अब क्वेश्चन आता है क्यों, बताओ भाई, अब बताओ तुम क्यों होता है, नहीं आज बता ही दो क्यों होता है। तो देखो बेटा क्यों होता है, द डिसीजन मेकिंग इज वेरी स्लो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत स्लो होती है, कछुए की तरह टुच, ऐसे डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि फैसले आते आते देरी हो जाती है। और जब जानते हो जब देर हो जाती है तो देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, तो फिर डेवलपमेंट रुक जाता है। दूसरा रीजन, द एलोकेशन ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज इज डन अनफेयरली। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन अनफेयरली, मतलब कि बेटा जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं वहां पर रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलोकेशन की जगह लिख लो बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। जो बेटा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अजीब सा होता है। मतलब जो अमीर होता है उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, और जो गरीब होता है उसको कम रिसोर्सेज मिलते हैं। और जब अमीर को ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अजीब सा होता है डेमोक्रेटिक देशों में। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। तीसरा, द इकोनॉमिक डिसीजन एंड द इम्प्लीमेंटेशन टेक प्लेस विद डिले। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं जो मैंने बताया था उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी वाली लाइन जो है ये तो गलत है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट केयर अबाउट रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द वे इट शुड हैव बीन डन। इसके अलावा बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गरीबी खत्म करने पे भी उतना ध्यान नहीं देती है जितना कि डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट देती है, डिक्टेटरशिप वाली। द रिचर हैव मोर एक्सेस ऑन इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज एज कंपेयर टू पुअर। अमीर लोगों का हमेशा ही बेटा नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा कब्जा होता है और गरीबों का कम कब्जा होता है। तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होने का कारण। पहला रीजन क्या है बेटा, कि डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। दूसरा, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनफेयरली है। तीसरा क्या होता है बेटा, कि इकोनॉमिक डिसीजंस और उनके इंप्लीमेंटेशन सब धीरे धीरे होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए उतना ज्यादा फोकस नहीं होती जितना डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होती है। और बेटा पांचवा पॉइंट होता है कि रीचर्स के पास हमेशा क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक और रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और गरीबों के पास नहीं होते हैं। और तुम गरीब हो तो तुम्हारे पास नहीं हो। तो ये बेटा वो रीजंस है जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है। इसको अच्छे से एक बार एसेस ले लो। चलो भाई, तो अगले स्लाइड में क्या है बेटा, अगले स्लाइड में हमारा है कि डेमोक्रेसी फेल टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी में बेटा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी भी कम होता है। मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को कम करने में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल रही है। अब ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होता है सर, ध्यान से समझो बेटा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब होता है कि जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट्स होती है, इसको समझ लो अच्छे से। डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट होती है, जो बेटा डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट्स होती हैं,
जनरली डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट्स में होता क्या है ना बेटा, कि डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में ना लगभग जो अमीर होता है वो ऐसा होता है, और गरीब भी लगभग ऐसा होता है। मतलब अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इनके पास लेट सपोज 500 रुपए है, तो इसके पास भी 300 रुपए होता है। समझ रहे हो, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो अमीर होता है वो ये होता है, और जो गरीब होता है वो ये होता है। मतलब इसके पास बेटा 10,000 रुपए है, और इसके पास 10 रुपए है। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को बेटा कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब इकोनॉमिकली क्या है, डिफरेंस है। इनइक्वालिटी मतलब डिफरेंस। ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है बेटा, ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कम नहीं हो पाता और बढ़ता जाता है। जैसे हमारे देश इंडिया में देख लो, इंडिया में क्या है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब जो है गरीब ही होते जा रहा है। डेमोक्रेसी यहाँ पे टोटली फेल हो गई है। आंसर है क्यों फेल हो गई है। अब हमसे क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में फेल है क्यों। तो आंसर होगा democracies have growing economic inequality. A small number of ultra rich enjoy a lion's share of wealth, and those at the bottom of the society have very little to depend upon and find very difficult to meet their basic needs. जो बेटा अमीर लोग हैं वो लायन शेयर इंजॉय करते हैं। लायन शेयर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा इंजॉय करते हैं, उनके पास बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो सोसाइटी के सबसे बॉटम पे यानी सबसे नीचे हैं, उनके पास बहुत कुछ कम है अपने लिए। उनके बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ भी, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउस भी पूरा नहीं कर पाते। इससे ये पता चल रहा है बेटा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इनइक्वालिटी कैसे जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है इकोनॉमिक, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और। ठीक है, और इसके पीछे रीजन यही है बेटा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, नॉट सो सीरियस। समझ में आ रहा है बेटा, ये अपने को देखने को मिलता है। तो ये बेटा अब क्या है ना कि इकोनॉमिक फ्रंट पे ना आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अभी आप लोगों ने 5-10 मिनट पहले करके देखना कि इकोनॉमिक फ्रंट पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में काफी डिफिकल्ट होता है चुनना कि बेहतर कौन है, बेस्ट कौन है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब सुनो बेटा, सोशल आउटकम पढ़ेंगे लास्ट जो हमारा है, सोशल आउटकम। सोशल आउटकम क्या होता है, द सोशल आउटकम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये है बेटा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सोशली एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन। सोशली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है, क्योंकि सोशल फील्ड में सोसाइटी में हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या देती है, याद रखना बेटा, सोसाइटी में हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करती है। बोलती है तू पंजाब से है कोई बात नहीं, तू भी आ जा, तू हरियाणा से है तू भी आ जा, तू बिहार से है तू भी आ जा, नागालैंड वाला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ सारे आ जाओ, मौज करो आज पार्टी होगी। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है, यानी सभी अलग अलग तरह के लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकोमोडेट करती है। डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप वाली में कहते हैं आज ये तेरा ना नाक कुछ ज्यादा बड़ा है, काट दो इसको। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हिटलर वाले चैप्टर में, कैसे एक तरह के लोग ही उसे पसंद थे, बाकी लोग उसे पसंद नहीं। तो वो क्या करता था ना, वो लोगों को एकोमोडेट नहीं करता था। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबको एकोमोडेट कर देती है, हर सोशल डाइवर्सिटी के लोगों को एकोमोडेट करती है। ये पहला आउटकम हो जाएगा बेटा, सबसे अच्छी बात। दूसरा क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने लोगों को डिग्निटी देती है। डिग्निटी मतलब इज्जत मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब मिलेगा तुम्हें। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यहाँ पे क्या होता है, नेता लोगों से बहुत ही प्यार से बात करते हैं। डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट नहीं देती, वो तो बेटा मुर्गा बना के मारती है, मोर बना के। और तीसरा बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने लोगों को फ्रीडम देती है, फ्रीडम, आजादी देती है। डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में कोई फ्रीडम नहीं मिलता। समझ में आ रहा है, तो दैट इज वाई सोशली आउटकम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा है। डेमोक्रेटी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। अब डेमोक्रेटी पे डेमोक्रेसी कैसे सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है समझो। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। इसमें कंसल्टेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। इट प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इट प्रोवाइड द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है ना बेटा कि हमेशा कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है। अगर दो सोशल ग्रुप्स में कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया तो क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एकमात्र है जो बेस्ट मेथड देती है उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकती है। डेमोक्रेटी इज द ओनली गवर्नमेंट वेयर मिस्टेक्स आर एडमिटेड। और अगर गलतियां हो भी जाती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मान लेती है, कहती है ठीक है तुम लोग लड़ो मत, हमसे गलती हो गई थी,
और हर एक कोशिश करती है, ऑल अटेम्प्ट्स आर मेड टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स, उन गलतियों को सही करने की कोशिश की जाती है। इन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन आर इक्वल, इट गिव्स अ चांस टू एवरी सिटीजन टू express his views on every issue. Example, the policy of accommodation in Belgium is a clear example. समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर दो सोशल ग्रुप्स कभी कभी दो लोग साथ रहते हैं तो लड़ते ही लड़ते हैं बेटा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब भी दो सोशल ग्रुप्स लड़ते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बैठ कर डिस्कशन करती है और जो भी मिस्टेक्स हो गए थे उनको फिर से सुधारती है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का एक ही गवर्नमेंट कर सकती है, वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो तुम्हें तोड़ दिया जाएगा, इतना कूटा जाएगा, इतना कूटा जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगा, अगर तुम लड़ रहे हो तो तुमसे पूछा जाएगा बेटा क्यों लड़ रहे हो, बैठ जाओ, बिस्किट खा लो, चाय पी लो, ऐसा तुमसे पूछा जाएगा और फिर बैठ कर क्या होता है, इजीली सबको सबकी बातें सुनी जाती है और फिर क्या होता है बेटा, ऑल अटेम्प्ट्स किए जाते हैं ताकि सुधार हो पाए। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एकोमोडेट कैसे करती है, डिस्कशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को सुधारती है, अपनी गलतियों को सुधारती है। दूसरी पॉइंट, डिग्निटी और फ्रीडम कैसे देती है लोगों की डिग्निटी और फ्रीडम। तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स एज मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। लोगों की इज्जत के मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सच में बहुत अच्छी है, बाकी सारे गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है। कैसे है भैया, कैसे इज्जत देती है, every individual wants to receive respect to fellow beings. Sometimes conflict arises among individuals as they feel that they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are basis of democracy. Democracy throughout the world have recognized and achieved the respect and freedom in various degrees. But it is not simple matter to recognize that all individuals are equal. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटा क्या करती है, डिग्निटी और फ्रीडम कैसे देती है, राइट टू इक्वालिटी देती है, सबको राइट टू इक्वालिटी देती है, इससे डिग्निटी और फ्रीडम मिलता है। दूसरा राइट टू वोट देती है, और जब राइट टू इक्वालिटी और राइट टू वोट जैसी चीजें मिलेंगी सबको, तो सबको अपने आप क्या मिल जाएगा बेटा, डिग्निटी मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट राइट टू एक्सप्रेशन देती है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, राइट टू एक्सप्रेशन। तो ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आया बेटा? तो ये आप लोग लिख सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे लोगों को डिग्निटी देती है, इज्जत कैसे देती है, सबको बोलती है कि तुम सब बराबर हो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तुम सब वोट दे सकते हो, वोट देके हमें चुनो। ये कितनी बड़ी इज्जत है अपने आप में। और फिर एक्सप्रेशन, तुम्हें जो मन में आए बोले, अगर तुम्हें लगता है कि हम बुरे हैं तो हमें भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट की भी लोग शिकायतें कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो ये ऐसे करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की डिग्निटी देती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देती है और लोग खुश रहते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, औरतों को कैसे सम्मान करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटा, कैसे सम्मान करती है देखते हैं। The long struggle by women have created some sensitivity today that respect and equal treatment of women are necessary for democratic societies. But women are not always treated with respect. Once the respect is recognized, it becomes easier for women to struggle for it. स्टार्टिंग में बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी ना वुमेन्स को रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। आपने फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिले थे। लेकिन एक बार ना इन्हें एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया गया तो विमेन ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर लड़ा है और लड़के इस रेस्पेक्ट को अचीव किया है। लेकिन अगर तुम डिक्टेटरशिप वाले गवर्नमेंट को देखो तो वहां पे विमेन को कोई रिस्पेक्ट नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलता है क्या सर, 100% नहीं मिलता बट मिलता है। और 100% भी अगर कोई दे सकता है तो कौन दे सकता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसीलिए क्या है बेटा, विमेन लगातार अपने बेटा स्ट्रगल्स के थ्रू रेस्पेक्ट को गेन कर रही हैं। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी समटाइम्स हैव नो लीगल फोर्स। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गिविंग रेस्पेक्ट टू द women। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गिविंग रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, सॉरी, women, रेस्पेक्ट टू द women बाय देयर स्ट्रगल। उन्होंने बेटा इस रेस्पेक्ट को अचीव किया है स्ट्रगल से, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या किया है बेटा, अचीव किया है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं।
डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको कैसे डिग्निटी और फ्रीडम मिला है? सर ये डिसएडवांटेज ग्रुप किसे कहते हैं? डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब होता है कि वह ग्रुप जिनको वर्षों से रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, जैसे ओबीसीज, एससीज, एसटीज, ने कहा था डिसएडवांटेज ग्रुप। Democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated castes for equal status and opportunity. There are still cases of caste-based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundation. It is recognized that makes ordinary citizen to value their democratic rights. हमारे देश में बेटा डिग्निटी दी गई है, कैसे दी गई है? अनटचेबिलिटी खत्म की गई है, अनटचेबिलिटी खत्म की गई है, आर्टिकल 17। याद रखना बेटा, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 खत्म की गई है। राइट टू इक्वालिटी दी गई है, यानी सब लोग बराबर हैं, आर्टिकल 15, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15। और इसके द्वारा बेटा पता चलता है कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिसएडवांटेज ग्रुप को भी रेस्पेक्ट दिया है। जो सालों से रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, वो रेस्पेक्ट किसने दिया है बेटा? हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने वो रेस्पेक्ट दिया है। अब क्या है बेटा, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर में बेटा हमने ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म किए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस बार पीछे करके एक बार देख लेना, नीचे के साइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मेंशन हुए थे। पूरे वीडियो को अच्छे से अगर आप लोगों ने समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, खूब मन लगा के पढ़ते रहो। सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को एक बार दोस्तों में जरूर बता देना। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अगेन पढ़ते रहो। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स, टाटा, बाय बाय।